दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यहाँ पर एक युवा नेता और प्रॉपर्टी डीलर रहता है जिसका नाम है मोहम्मद जैद। काफ़ी बड़े घर से लड़का है और युवा नेता है। क्रिकेट का बहुत शौकीन है और बहुत सारे जो क्रिकेट होते हैं वहाँ पर छोटी छोटी जगह में स्टेडियम बनाया जाता है, चारों तरफ लाइटें वगैरह लगाकर, और शर्तीय मैच होते हैं, इनाम दिए जाते हैं। तो बहुत सारे मैचों में लोग चीफ गेस्ट बुलाते हैं, किसी से अवार्ड दिलवाते हैं, किसी को सेल्फी लेने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हो जाए, जो कोई प्रसिद्ध आदमी हो। और बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जिनको चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, तो वो कुछ फंडिंग भी करते हैं। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये मोहम्मद जैद एक युवा नेता थे वहाँ के, और जो अभी भी संभल के एमपी हैं जिनका नाम है शफीकुर रहमान बर्क, जो भी संभल में जो एक दंगा हुआ था उसमें उनको उनके ऊपर आरोप भी लगे थे और उनके घर की लाइट भी काट दी गई थी। ये उसके रिश्ते में मोहम्मद जैद के नाना लगते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कैसे घर से होगा। अच्छे खासे घर से था, अच्छा युवा नेता था, प्रॉपर्टी का काम था। इसी तरीके से एक मैच में उसको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है और मैच होते होते रात हो जाती है। और रात होने को आधी रात के बाद, ये बात है 4 जून 2016 की, मैच ख़त्म होता है क्योंकि घर के पास ही मैच था। तो वो अपने दोस्त फरहान के साथ मोहम्मद जैद बाइक पर अपने घर की तरफ उस स्टेडियम से निकलता है। और जैसे ही एक सुनसान रास्ते पर वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से 2 मोटरसाइकिल पर करीब 5 आदमी आते हैं। और क्योंकि मोहम्मद जैद बाइक पर पीछे बैठे थे, उनको पीछे से गोली मार दी जाती है। जैसी गोली लगती है वो चलती हुई मोटरसाइकिल से नीचे गिर जाते हैं। फरहान को जब तक कुछ समझ में आता तब तक मोहम्मद जैद बाइक से नीचे गिर चुके थे। वो बाइक को आगे रोकता है और पीछे देखता है कि करीब 5 लोग मोहम्मद जैद जो गिर चुका है उसके ऊपर दर्जनों फायर करते हैं। अब ये देखकर फरहान के भी होश उड़ जाते हैं। जैसे कैसे वो अपनी जान बचाता है। पांचों जो शूटर थे वो वहां से फौरन गायब हो जाते हैं। और उसके बाद फरहान जो मोहम्मद जैद के घर को फ़ोन करता है और जो भी जानने वाले थे पुलिस को फ़ोन करता है, और वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब क्योंकि एक प्रसिद्ध आदमी था, युवा नेता था, राजनीति में भी उसकी पैठ थी, नाना तो सांसद थे ही। इसी तरीके से उसको वहाँ पर एक एक तरीके से एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाती है, माहौल ख़राब, कानून व्यवस्था पर बात आने लगती है। लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें डॉक्टर ये बताते हैं कि करीब 20 गोली मोहम्मद जैद को मारी गई थी। यहाँ पर पुलिस की समझ में ये आता है, क्योंकि हत्या 1-2 गोली में हो सकती है। ज़ाहिर सी बात है जिसने भी इनको शूट करा है मोहम्मद जैद को, वो बहुत ही ज़्यादा उससे नफ़रत करता था और ये कन्फर्म करना चाहता था किसी भी हालत में वो ज़िंदा ना बचे, और इसीलिए उसने उसको 20 गोली मारी। अब पुलिस फरहान को बुलाती है और उससे पूछताछ करती है क्या हुआ, कैसे हुआ। जो बताता है कि हम मैच में चीफ गेस्ट गए थे, उसके बाद आधी रात के बाद हम जाते हैं, मैं बाइक चला रहा था, पीछे से 2 बाइक आती हैं और मोहम्मद जैद को पीछे से 2 गोली मारती हैं जिससे वो नीचे गिरते हैं। और उसके बाद गिरे हुए इंसान पर बहुत सारी गोली चलाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब पुलिस, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर था, जांच शुरू करती है। रोज थाने का घेराव हो रहा था, दबाव बनाया जा रहा था। केस सौंपा जाता है एसपी क्राइम ब्रांच संजय कुमार को। उनके हाथ में केस जाता है। वो फौरन जितने भी प्रॉपर्टी डीलर थे या जो भी प्रॉपर्टी मोहम्मद जैद ने खरीदी थी, बेची थी, किसी का कब्जा हटाया था या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी, बहुत सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। लेकिन उनके कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था। करीब 8-10 दिन गुजर जाते हैं और भीड़ का गुस्सा बढ़ता रहता है, और जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर, उनका दबाव बनता है। कुल मिलाकर वहाँ से संजय कुमार को ट्रांसफ़र कर और वहाँ पर एक नए एसएसपी आते हैं, मिस्टर राजेश पांडे। जैसे ही वो वहाँ का चार्ज संभालते हैं तो मोहम्मद जैद के जितने भी चाहने वाले थे, घर वाले थे, सब उनके पास आते हैं और उनको बताते हैं कि देखो 4 जून की बात है, आज 16 जून हो चुकी है और अभी तक कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है और ना ही ये पता लगा है कि हत्या किसने करी है। अब आप आए हो तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस जल्दी से जल्दी अपराधियों को सलाखों के पीछे डालोगे।
राजेश पांडे जी उनको भरोसा दिलाते हैं कि आपको इतनी भीड़ लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ और मैं अपनी टीम से बात कर कर जो भी सिचुएशन होगी और जो भी इसके अंदर प्रोग्रेस होगी उसकी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद वो जो एसएसपी थे, एसपी थे संजय कुमार, उनको फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि इस केस में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बहुत सारी बातें बताते हैं, जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं हमने सबसे पूछताछ करी है, किसी से जो लड़ाई झगड़ा था वो जांच करी है, कोई कब्जा, कोई लेन देन, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, सारी चीज़ों की जांच करी गई है और अभी तक कुछ भी इसमें हाथ नहीं आ रहा है। तो राजेश पांडे जी कहते हैं कि ठीक है, आपने जो भी इसमें प्रोग्रेस करा है, आप रात को 10 बजे यहाँ पर आओ और हमें जानना चाहेंगे कि इसके अंदर कैसे हुआ और क्या हुआ। खैर रात को 10 बजे संजय कुमार जो क्राइम ब्रांच के एसपी थे, अपनी पूरी टीम के साथ राजेश पांडे के पास पहुंचते हैं और वो जाके बताते हैं जो जो भी इन्होंने करा था। सारी बात सुनने के बाद राजेश पांडे जी एक उनको ये आदेश देते हैं कि पिछले 6 दिन में जितनी भी मोहम्मद जैद ने बातें करी हैं, जिससे भी बातें करी हैं, वो चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, उन सब के नंबरों को सर्विलांस पे लगा दिया जाए, मतलब रिकॉर्डिंग पर। और जो पुलिस विभाग अपने रूम के अंदर उनकी आवाज़ सुने वो क्या बात कर रहे हैं। अब ये सुनकर मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज तक मुझे भी इतना ही पता था कि जो पुलिस है, जो घर के आदमी होते हैं या जो जिन पर शक होता है वो, या जो यार दोस्त हैं, इन्हीं लोगों के सर्विलांस पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर जो राजेश पांडे जी ऑर्डर दे रहे थे, वो कहते हैं पिछले 6 दिन से जितने भी फ़ोन करे हैं उन सबको सर्विलांस पर लगा दो। अब जाहिर सी बात है, वो युवा नेता था, हो सकता है 100-200 कॉल हुए हों, 400 कॉल हुए हों। यहाँ पर पुलिस वाले भी उनसे यही सवाल करते हैं, जो जूनियर होते हैं, कहते हैं सर इतने सारे नंबरों को कैसे उनकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, क्योंकि 6 दिन में तो बहुत सारे उसने फ़ोन करे होंगे। लेकिन राजेश पांडे जी इस बात से सहमत नहीं होते और वो कहते हैं कि आपको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से भी दबाव है, नीचे पब्लिक का दबाव है और अभी तक इसके अंदर कोई जानकारी नहीं मिली है। और एक टीम वो इसी चीज़ पर लगाते हैं कि तुम सबके फ़ोन सुनोगे और किसी पर भी शक हो तो तुम मुझे बताना इस बात को। अब क्योंकि 6 दिन की रिकॉर्डिंग थी, जिससे भी उसकी बात हुई थी, सबको सर्विलांस पे लगाया जाता है और एक टीम सबकी बातें सुनती है। और सुनने के बाद राजेश पांडे के पास कुछ दिन बाद वो टीम आती है और वो बताती है कि हमने सबके नंबर उस पे लगा ही दिए थे आपके कहने से। इसके अंदर जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, एक बात ये समझ में आई है कि ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि वो उस रास्ते से मोहम्मद जैद के जाने का क्या मतलब है। उधर की तरफ से तो वो जाते ही नहीं थे, वो रूट ही उनका नहीं है, और वो सुनसान रास्ते की तरफ से क्यों गए। दूसरा सवाल ये था कि करीब 20 गोली मोहम्मद जैद को मारी गई और जो फरहान था उसको एक भी नहीं लगी, क्योंकि अगर कोई बाइक पर जा रहा है और जाने के बाद उसको शूट करना है तो जाहिर सी बात है जो भी शूटर होंगे सबसे पहले जो बाइक चला रहा है उसी को गोली मारेंगे, भले उसकी टांग में मारनी पड़े या मोटरसाइकिल के टायर में लगानी पड़े। तो ये सारे सवाल ऐसे थे। अब जो एसपी थे राजेश पांडे, ये कहते हैं कि आप फरहान को उठाओ और उससे बात करनी है, जिसमें संजय कुमार जी बताते हैं कि हमने उसको पहले से ही कई राउंड उससे पूछताछ कर ली है, कई बार उससे बात कर ली है, लेकिन निकल कर कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार जो सवाल थे वो कुछ और थे। फरहान को बुलाया जाता है और उसको जो पूछताछ उससे करी जाती है, क्योंकि अब फरहान भी इस बात का प्रिपेयर था कि उससे क्या सवाल पूछे जाएंगे और उससे क्या जवाब देने हैं। लेकिन यहाँ पर जो 2-4 सवाल थे वो बिल्कुल अलग थे। सबसे पहला सवाल यही था कि जब वो उसका रास्ता ही नहीं था तो वहाँ पर तुम गए कैसे। और दूसरा सवाल ये था कि 20 गोली उसको मारी गई, तुम्हें एक भी नहीं लगी, क्योंकि अगर पीछे से गोली मारी जाएगी तो, और गोलियों की बौछार हो रही है, कोई एक आध गोली तो तुम्हें लगनी चाहिए थी इसमें से। जिसका जवाब वो बड़ी आसानी से देता है कि सर ऐसा नहीं है कि 20 की 20 गोली मोटरसाइकिल पर बैठे हुए ही मारी गई थी, बाइक पर तो सिर्फ 2 ही उनको गोली लगी, और जिससे 2 गोली से जाहिर सी बात है पीछे बाइक पे जो बैठा हुआ आदमी गिर ही जाएगा, और गिरने के बाद उन्होंने गोली चलाई थी। तो सवाल पुलिस ये पूछती है कि चलो ठीक है, तो फिर तुम्हारी बाइक क्यों नहीं गिरी। जाहिर सी बात है पीछे गोलियां चल रही है, 2 पर अगर वो गिर गया है तो तीसरी गोली तुम्हें लगेगी, क्योंकि पीछे से गोली चलाने वाला चला ही रहा है, तो तुम्हें तीसरी गोली भी नहीं लगी, चौथी गोली भी नहीं लगी, और ना ही तुम्हारी बाइक गिरी, बाइक भी तुम्हारी बिल्कुल ठीक खड़ी है, ना ही तुम पर कोई खरोंच है, ना ही बाइक पर कोई खरोंच है। तो उसके बाद वो कहता है कि देखो जिस टाइम पर हम स्टेडियम में मैच देख रहे थे तो उस टाइम वहाँ से फ़ोन आया था और किसी ने उनको उधर बुलाया था। अब फरहान को वो लॉकअप में बंद करते हैं और जो उसके मोबाइल की जो CDR निकलवाई थी उन्होंने, और जो भी स्टेडियम में उनके फ़ोन आए थे उन सबको फ़ोन करे जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें उससे मिलना था, क्या वो तुम्हारे पास आ रहा था।
और दूसरी बात ये पता करी जाती है कि उस रूट पर किसी भी उसके जानने वाले का मकान या दुकान नहीं थी जो वो वहाँ पर किसी से मिलता, क्योंकि आधी रात से ज़्यादा हो चुकी थी। तो ये जो सवाल थे, इस पर फरहान फंस जाता है कि हमने क्योंकि फरहान ने ये बताया कि जब हम मैच देख रहे थे उस टाइम एक फ़ोन आया था और किसी ने उनको वहाँ पर बुलाया था, जबकि मौका जो मोबाइल की डिटेल थी उसके अंदर कोई ऐसी कॉल नहीं थी, और जिसकी कॉल थी भी उससे भी पुलिस ने पूछताछ करी और उनसे पूछा तो कोई भी ऐसा आदमी उसके अंदर नहीं था जिसने उसको वहाँ पर बुलाया हो। तो यहाँ पर फरहान फंसता है। दूसरा सवाल ये था कि जब बाइक तुम्हारी गिरी नहीं है, तुम्हें खरोंच नहीं आई, बाइक को खरोंच नहीं आई, और तीसरा ये था कि गोली तुम्हें क्यों नहीं लगी। उसके बाद फिर पुलिस अपनी जो सख्ती के साथ उसकी जो पूछताछ होती है, जो उसका अपना तरीका होता है, क्योंकि कई दिन से फरहान घुमा रहा था और ये इन सवालों के उसके पास सही जवाब नहीं थे। अब पुलिस अपनी श्रेणी की पूछताछ उससे करती है, जिससे वो फिर टूटता है और टूटने के बाद बताता है कि क्या हुआ। जो कहानी निकल कर सामने आती है वो कहानी ये थी, वहाँ पर 3 भाई थे जो डॉन थे, जिनका नाम था सलीम, सोहराब और रुस्तम। ये वहाँ के बड़े डॉन थे और इनका इतना खौफ था लखनऊ के अंदर कि अगर किसी ने बड़े से बड़े प्लॉट पर भी कब्जा कर रखा है और उनको सलीम का फ़ोन पहुँच गया तो वो कब्जा छोड़ देता था। और अगर सलीम ने किसी से भी बोल दिया कि इतने पैसे की मुझे रंगदारी चाहिए, तो वो उसके घर पर देकर जाता था, या जहाँ भी उसने बोला वो वहाँ पर देकर जाता था। इतना रसूख और इतने पावरफुल और इतने बड़े डॉन ये तीनों भाई थे। तो बताता है कि अब तीनों क्योंकि जेल में थे, कई उन पे हत्या के मुकदमे चल रहे थे तीनों भाई पर। तो ट्रेन से तिहाड़ से सलीम को लखनऊ पेशी पर ले जाया जाता है। जब कोर्ट के अंदर जहाँ पर भी केस चल रहे हैं, वहाँ की कोर्ट में उस कैदी को लेकर जाया जाएगा, कुछ बयान होंगे, पूछताछ होती है। तो इसी तरीके से सलीम को लखनऊ बुलाया जाता है, तो वो ट्रेन में पुलिस वाले उनको लेकर जाते हैं। अब जब किसी कैदी को पुलिस वाले लेकर जाते हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है, जो कोर्ट के अंदर जो नंबर आता है सुनवाई का, अब वो पता नहीं दोपहर का आए, शाम का आए, सुबह-सुबह आ जाए, तो तब तक ऐसे कैदी को वो लेकर सड़क पे तो खड़े नहीं रहेंगे। तो उसके लिए लॉकअप रूम होते हैं। एक तो जो रेलवे स्टेशन होता है वहीं पर होते हैं, तो कई बार तो कैदी को लॉकअप रूम में रेलवे स्टेशन पर ही बंद करके रखते हैं, और कई बार कोर्ट के अंदर होते हैं, तो कोर्ट के अंदर बंद करके रखते हैं। जब जज बुलाने के लिए बोलते हैं तब उसको लॉकअप से निकाल के जज के सामने पेश करा जाता है। तो यहाँ पर सलीम को जो लखनऊ का रेलवे स्टेशन था वहीं पर रूम के अंदर उनको बैठा कर रखा गया था। अब क्योंकि जब सलीम लखनऊ से ही थे और लखनऊ ही उनकी पेशी थी, तो जितने भी उनके गुर्गे थे और उनके चेले थे, जो उनके जानने वाले थे, जो उनके साथ काम करने वाले थे, सबको ये खबर मिल जाती है और सब के सब रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं और सब उनकी खैरियत लेते हैं, सलाम दुआ और जो भी चीज़ है, कोई काम, ये सारी बातें आपस में उनकी होती रहती हैं। तो वो फरहान को भी वहाँ पर बुलाया गया था और फरहान से वो कहते हैं कि तुम मोहम्मद जैद को जानते हो, उसके दोस्त हो? तो फरहान बताता है कि हाँ हूँ। तो कहते तुम उससे अपनी मित्रता, अपनी घनिष्ठता और ज़्यादा बढ़ा दो, और क्योंकि तुम्हें उसको वहाँ पर लेकर आना है जहाँ पर हम कहें। उसके साथ तुम अपनी दोस्ती इस तरीके से गहरी कर दो कि जहाँ तुम चाहो वो तुम्हारे साथ चल दे। पूरा-पूरा दिन उसके साथ रहो, हफ़्ते साथ रहो, महीने साथ रहो, उसका भरोसा जीत लो। अब ये सुनकर फरहान पुलिस को ये बयान दे रहा था, वो बता रहा था कि मुझे बड़े आश्चर्य हुआ है ये सुनकर कि जैद को क्यों मारना चाहते हैं। क्योंकि सलीम जो डॉन है वो ये बताते हैं कि तुम उसको वहाँ पर लेकर आओगे और तुम्हें उसकी हत्या नहीं करनी है, हत्या उसकी जो हमारे शार्प शूटर हैं वो करेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ़ इतना है, उससे दोस्ती कर कर, इतना भरोसा जीत कर उसको जहाँ पर हम कहें वहाँ पर ले आओ, और उसके बाद जो हमारे टॉप शार्प शूटर हैं वो उसको शूट करेंगे। ख़ैर अब फरहान वहाँ ओके करता है, बाहर आ जाता है। अब क्योंकि एक डॉन का आदेश था, फरहान भी उसको नहीं टाल सकता था, और ना ही फरहान की इतनी हिम्मत थी वो सलीम से पूछ सके कि तुम मोहम्मद जावेद जैद को क्यों मारना चाहते हो। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, अ, फरहान भी उनके लिए काम करता था, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बात वो सलीम से नहीं पूछ सका। वो जो उनके जानने वाले थे, उनसे उसने इस बात का ज़िक्र करा और पता करा कि जैद से इतनी नफ़रत क्यों है। तो वहाँ पर जो फरहान को पता चलता है, वो ये था कि जब इन तीनों भाइयों को जेल होगी, बहुत सारे केस थे इन पे, फिरौती के, रंगदारी के, मर्डर के। उसके बाद अब कोई भी अगर जेल में हो तो बाहर अ, उसका जो कागज़ों का काम करने के लिए, वकील से मिलने के लिए, या जो भी चीज़ें उसके काम करने के लिए एक आदमी चाहिए ही होता है, और वो आदमी ज़ाहिर-सी बात है भरोसे का होगा। अब क्योंकि मोहम्मद जैद एक अच्छे राजनीतिक ख़ानदान से था, तो यहाँ पर सलीम मोहम्मद जैद पर भरोसा करता है।
और अपने केस की जितने भी किस वकील से बात करनी है, वकील को क्या बोलना है, कहाँ से पैसे लाने हैं और किसको देने हैं, ये सारी चीज़ें मोहम्मद जैद के हाथ में होती हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, जब मोहम्मद जैद के हाथ में ये सारी चीज़ें होंगी, तो मोहम्मद जैद उसके घर भी जाएगा और घर पर जाकर जो भी पैसे लेने हैं, क्योंकि सलीम अपनी वाइफ को बोलता है कि जैद को तुम ये कागज़ देना, जैद जितने भी पैसे मांगे उसको ये देना, जैद को तुम जो भी जैद बोले वो चीज़ तुम्हें करनी है। तो यहाँ पर जैद का बार बार जो सलीम के घर आना जाना रहता है। अब क्योंकि कई सारे केस थे, तो कई सारे अलग अलग वकील थे, कई सारी कोर्ट थी, कई सारे ऐसे बहुत सारे कागज़ थे, किसी की जमानत देनी है, किसी की जमानती को तैयार करना है, कहीं पर बॉन्ड भरने हैं, कहीं एफडी जमा करनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो बार बार मोहम्मद जैद का सलीम के घर आना जाना रहता है, जहाँ पर जो सलीम की वाइफ होती है उसके साथ उसकी जो अफेयर शुरू हो जाता है। अब क्योंकि दिन में कई कई बार दोनों मिल रहे थे। अब यहाँ पर जब अफेयर शुरू होता है, अब क्योंकि सलीम खुद एक डॉन था और जैद उसके लिए काम कर रहा था। सलीम भले ही दूर जेल के अंदर बनता, लेकिन जो उसके सूत्र थे, जो उसके गुर्गे थे, सारी खबरें उसको पहुंचाते हैं और वो जाकर सलीम को बताते हैं कि हमने वाटर पार्क में स्विमिंग सूट में, जैद था और स्विमिंग सूट में ही तुम्हारी वाइफ थी और वो दोनों स्विमिंग कर रहे थे, वहाँ पर तैर रहे थे, स्विमिंग पूल में एक साथ नहा रहे थे। फिर दूसरी जानकारी इसको मिलती है कि वेव सिनेमा में रोज वे दोनों नाइट शो देख रहे थे। तीसरी जानकारी मिलती है कि शॉपिंग मॉल में मॉल के अंदर वो शॉपिंग कर रहे थे। अब ये सुनकर जो जेल के अंदर सलीम था उसका खून खौल जाता है और उसको कहीं न कहीं बहुत गुस्सा इसलिए आता है कि मैंने जिस पर इतना भरोसा करा मोहम्मद जैद पर, उसने मुझे धोखा दिया है। और दूसरा अपनी वाइफ पर तो उसको गुस्सा था ही कि एक आदमी है जो जेल के अंदर पड़ा है और उसकी जो घरवाली है बाहर ऐसे रंगरेलिया उसी के चेले के साथ या उसके गुर्गे के साथ मना रही है। तो अब फरहान की समझ में ये आ गया था कि जो सलीम है वो इसलिए उसकी हत्या करवानी चाहता है। अब क्योंकि उसको आदेश दिया गया था कि वो जैद के साथ दोस्ती करे, फरहान उसके साथ दोस्ती करता है, पूरा दिन उसके साथ रहता है और वही जो भी सलीम ने कहा था बिल्कुल उसी तरीके से। अब जब वो स्टेडियम के अंदर मैच देख रहे थे, उस वक्त वो जो उसके शूटर होते हैं, और जो शार्प शूटर था जो मैन, वो था रवि गौतम और 4 शूटर उसके साथ अलग थे। 5 शूटर थे जैद के लिए जो सलीम ने सेलेक्ट करे। तो वो उनको बताता है कि आज हम रात का क्रिकेट मैच देख रहे हैं और यहाँ जब भी जो भी टीम जीतेगी तो आधी रात से ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद मैं उस रास्ते से जाऊँगा जो सुनसान है और तुम लोग मुझे वहीं पर मिलना। और वही होता है, जैसे ही जैद बाइक पर बैठता है और वो बोलता है फरहान से, तुम इधर से कहाँ से जा रहे हो? तो वो कहता है कि भैया इधर से बहुत शॉर्ट है और यहाँ से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। और जाहिर सी बात है वो खुद उनसे मिला हुआ था, तो कहानी तो उसने पुलिस को यही बताई थी कि पीछे से गोली लगी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का अनुमान था कि उसको ना खरोंच आई थी और ना ही उसकी बाइक गिरी थी, तो जाहिर सी बात है उसने बाइक रोकी होगी और रोकने के बाद उसकी पीठ पर उन्होंने गोली मारी होगी। और जब उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया, जब 20 गोली इसको दाग दी, उसके बाद फरहान बड़े आराम के साथ घर पे फ़ोन करता है और चीखता चिल्लाता है और बताता है कि भैया को किसी ने मार दिया है। तो इस कहानी के अंदर ये सच्ची घटना है, क्योंकि जो इतने बड़े डॉन थे, अगर जैद की एक हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उसको पता है कि ये तीनों इतने बड़े डॉन हैं क्योंकि उनके गैंगस्टर में 7 साल की सज़ा तीनों भाइयों को थी। पार्षद पप्पू पांडे को उनके गुर्गों ने मारा था। रमज़ान में जो ये मशहूर हुए थे और जो इनका रुतबा कायम हुआ था, तो रमज़ान का पाक महीना चल रहा था और इनके भाई को, और जो उनके दुश्मन थे, उन्होंने गोलियों से उसको मार दिया था। अब यहाँ पर ये तीनों भाई, ज़ाहिर-सी बात है उनके सगे भाई की मौत हुई थी। तीनों भाई उसका पता लगाते रहते हैं और ठीक 1 साल बाद ईद के दिन जैसे ही वो नमाज़ पढ़कर ईद की चलते हैं और तीनों शूटर भी अलग-अलग थे जिन्होंने इनके भाई को मारा था। तो तीनों भाई अलग-अलग जगह पे ईद के दिन ख़त्म करते हैं और उससे पूरे लखनऊ में सनसनी फैल गई थी। उसके बाद फिर इनका वहाँ पर इस तरीके से सिक्का कायम हुआ। इस तरीके से इनका एक जो कहते हैं कि रुतबा बन गया कि जिसको भी चाहते थे मुझसे रंगदारी बड़े आराम से ले लेते। किसी का कब्ज़ा हटाना हो, किसी पर कब्ज़ा करना हो या कोई भी ऐसी चीज़ कि लोग इनके इन तीनों भाई सलीम, सोहराब और रुस्तम के नाम से ही थर्राते थे। यहाँ पर जो जैद था, सीधी-सी बात है, उसने ये सारी चीज़ें जानते हुए कि इन्होंने खुद इतनी हत्याएँ करी हैं और इनका इतना बड़ा रुतबा है, ये सारी बातें जानते हुए
उसने उनकी बीवी के साथ अपना एक अफेयर चालू रखा और अफेयर करा। जाहिर सी बात है, जो इतने बड़े डॉन हैं, इतने बड़े बदमाश हैं, लोग बाग ऐसे लोगों के साय से भी दूर रहना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर भी कोई मुसीबत ना आ जाए। लेकिन यहाँ पर जैद ने तो खुद ही कहते हैं कि ओखली में सिर दे दिया। इतने बड़े डॉन, सलीम की बीवी के साथ अफेयर, और जितनी भी सूचनाएं सलीम को जेल के अंदर मिली थी वो सारी सही थी। स्विमिंग पूल की ठीक थी, वेब सिनेमा की ठीक थी, मॉल की सही थी, उसके घर आने जाने पर सही थी। और अपनी इस गलती से एक युवा नेता बड़ी बेदर्द मौत 20 गोलियों से, और जिसको शूट करा गया वो मारा गया। तो ये थी एक सत्य घटना, आज की कहानी। इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।